है दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये पहला क्लास है, तो चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। क्या आंसर उसका है? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के नाभिक के अंदर कौन सा तरल होता है? कोशिका के नाभिक के अंदर कौन सा तरल होता है? तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केवल पौधे कोशिका में मौजूद होता है? केवल पौधे कोशिका में कौन मौजूद होता है? ये जो है कोशिका भित्ति केवल पौधे कोशिका में ही मौजूद होता है। अगला, कोशिका के निम्नलिखित निम्न में से किस हिस्से में पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में टूट जाता है? तो कौन टूट जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, शब्द यानी सेल मतलब कोशिका द्वारा दिया गया किसके द्वारा? शब्द यानी कोशिका किसके द्वारा दिया गया था? सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, सेल यानी कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। किसको उपयोग नहीं किया जाता है? विषाणु को कोशिका के द्वारा लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, 1665 में सेल की खोज किसने की थी? 1665 में जो है सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। नीले हरे शैवाल कौन है इसमें से? प्रोकैरियोटिक। ये नीले हरे शैवाल है प्रोकैरियोटिक। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? सूची सेकंड के साथ सूची फर्स्ट का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को लगाएं। तो देखिए ये कुछ सूची है, तो इनमें से कौन मिलान होगा? देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है? एटीपी का। इसका एक का होगा 4। सेकंड क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। नहीं, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम क्या करता है? ये करता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। अगला है लाइसोसोम। ये क्या करता है? ये पाचन का काम करता है। लाइसोसोम जो भी कोशिका कार्य नहीं करता है उसको मार डालता है लाइसोसोम। इसी को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, लाइसोसोम को। तो अगला देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एक ऑर्गेनेल का नाम बताएं जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे पूरे कोशिका में वितरित किया जाएगा। किसको किया जाएगा पूरे कोशिका में? ऑर्गेनेल का ये गोल्गी तंत्र। अगला क्या है? हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या है? हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या है? कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिका की संख्या में
असमान वृद्धि, ये एक बीमारी है हाइपरसिया, जो कोशिका में असमान वृद्धि होने लगता है जिससे। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12, जीवित जीवों के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। डैश एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों को माइक्रोनोटोमी का अध्ययन कहते हैं, इसे हिस्टोलॉजी। तो ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आपको तो ये पता ही होगा, ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका जीवाणु है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सभी बैक्टीरिया में मौजूद होता है? सभी बैक्टीरिया में कौन मौजूद होता है? मीसोसोम। मीसोसोम सभी बैक्टीरिया में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से सक्रिय परिवहन, निम्नलिखित में से सक्रिय परिवहन है, यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ का गति है। क्या है? किसी पदार्थ की गति है। ऑप्शन नंबर ए सही इसका होगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जंतु कोशिका और जीव, हम लोग दोनों में होता है। ये केवल जंतु और पादप, ये दोनों में होता है। और ये प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिका में होता है, केवल पेड़ पौधे में होता है। अगला क्वेश्चन है 18, वायरस को मारना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोशिका संरचना की कमी होती है। राइबोसोम की जो है कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिसके कारण इसको मारना बड़ी मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्लास्टिड जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं, वे कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में स्फीति और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये रिक्तिकाएँ के द्वारा प्रदान की जाती हैं। क्या? रिक्तिकाएँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर का है? 21 नंबर का। क्या है? कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सत्य है? ये जो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। सही बात है। कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है, बाकी सभी में डीएनए होता है। रिक्तिकाएं के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है, इसके चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की चारों ओर की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिकांग सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो है कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्नलिखित में संगठनों का कौन सा सही है उसे टिक करें। ठीक है। पौधे
सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं। सही बात है, ये करते हैं। अगला है पौधे के क्लोरोफिल होता है। हाँ, पौधों में क्लोरोफिल होता है, ये भी सही बात है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जी नहीं होती है, ये है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब। पादप कोशिका का कौन सा कोशिका अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम, ये अनुपस्थित होता है पादप कोशिका के कोशिका। कौन? सेंट्रोसोम। अगला है कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण क्या है? इंटरफेज, ये सबसे लंबा चरण है कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन का शायद 5 चरण है। हाँ, शायद 5 चरण है कोशिका विभाजन का, और ये सबसे लंबी चरण है इंटरफेज। समसूत्री विभाजन का सबसे लंबी चरण क्या है? समसूत्री विभाजन का ये प्रोफेज सबसे लंबी चरण है, प्रोफेज। अगला है डीएनए संश्लेषण डैश में होता है। डीएनए संश्लेषण यहाँ एस में होता है, डीएनए संश्लेषण। अगला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन डैश में होता है। प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक में। क्या? असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? डिंब में और शुक्राणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। गुणसूत्र संरचना डैश के दौरान सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है। किसमें? मेटाफेज में। गुणसूत्रों के संरचना सबसे अच्छी तरह देखी जा सकती है मेटा के फेज में। ओके। निम्नलिखित में से किस चरण में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है? मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। किसमें? मेटा फाइबर में। ये सभी जो है आपको एक शॉर्ट वीडियो में हम दे देंगे, सब चारों पांचों अवस्था में किस में क्या होता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर अब 34 को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है? अर्धसूत्री विभाजन में कितने संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है? कितने? 4। एक औसत वयस्क व्यक्ति के प्रति मिनट श्वसन की दर कितना सीमोस की होती है? 15 से 18 बार। 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में। परिपक्व स्तनधारियों एरिथ्रोसाइट में श्वसन डैश है। एरिथ्रोसाइट में श्वसन अव्यवीय है। अगला है श्वसन डैश श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है। ये सूखा श्वसन की एक विशेषता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 38 नंबर में है। मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। सही, क्योंकि ऊपर भी मतलब यह O2 और CO2 के लिए पारगम्य नहीं होता है। ये मोटा होता है, यह सूखा होता है। मतलब ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया के आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है श्वसन प्रक्रिया में। मानव शरीर में श्वसन गतिविधि के केंद्रीय नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा से। ठीक, अगर ये सब आप
देखना चाहते हैं पूरी उन्हीं क्या बोलते हैं थ्योरी में, तो आपको धीधर्म रिंगटोन नाम से एक चैनल है, उस पर हम लाइव आते हैं जिसमें हम ये सभी का थ्योरी भी बताते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु के ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं? कौन रह सकते हैं? खमीर, ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। श्वसन एक डैश प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। श्वास एक डैश प्रक्रिया है, जबकि श्वसन डैश प्रक्रिया है। श्वास जो है एक भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सांस के दौरान फेफड़े के अंदर आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। आयतन में वृद्धि होता है तो दबाव घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़े से भी सांस लेता है? कौन सा होता है? मेढक। त्वचा के साथ फेफड़े से भी सांस लेता है। मेढक जो है मिट्टी के अंदर में भी रहता है, वह सांस ले लेता है, मिट्टी के बाहर भी सांस ले लेता है, पानी में भी सांस ले लेता है। यह हर जगह अलग अलग इसमें दिया रहता है सांस लेने के लिए। अगला है, इनमें से विषम कौन है? ये जो है ग्रासनी, ये विषम है। क्यों? अगला है, खमीर में अवयवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं होता है? क्या नहीं होता है? ये लैक्टिक अम्ल, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़े में एल्वियलियों की संख्या डैश के आसपास होने को अनुमान है। कितना? 5 मिलियन, 5 नहीं 500 मिलियन एल्वियली होते हैं। एल्वियली किसको कहते हैं दोस्तों? ये जो एल्वियली हमारे फेफड़ा में होता है। एल्वियली कहाँ होता है? हमारे फेफड़ा में होता है, जो ऑक्सीजन का श्वसन करता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या है 48 में? लेरिंग्स प्रमुखता को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लेरिंग्स प्रमुखता को कंठमणि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कंठमणि के रूप में जाना जाता है लेरिंग्स प्रमुखता को। लेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, हाँ यही है। सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशीय ये डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम जो है हमारे सांस को ऊपर धकेलने का काम करता है। ये जो है जस्ट फेफड़ा के नीचे डायफ्राम होता है हमारे शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा नहीं होती है? हवा में क्या नहीं होती? श्वसन की प्रक्रिया में हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा नहीं बदलती है? हवा में ये नाइट्रोजन। जितना हम नाइट्रोजन को सांस के रूप में लेते हैं फिर उतना ही छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का हमारे सांस में कोई यूज नहीं होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की थी घट जाती है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कोशिका के लिए यूज में चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन करता है? मानव शरीर में फेफड़ा। कौन करता है? पहले फेफड़ा, फिर रक्त, फिर ऊतक, ये करता है। ओके, पहले कौन करता है? फेफड़ा। सब सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, उसके बाद वो फेफड़ा से रक्त के साथ ऑक्सीजन को पूरा कोशिका तक पहुंच जाता है, जो ऊतक तक हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की दर क्या होती है?
बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन कमी होती है तो हमारे फास्ट मतलब बहुत हमें दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में दम फूलने लगता है। अगला क्या है, श्वसन के दौरान ऊर्जा निम्नलिखित रूप में उत्पन्न होता है। किस में होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है श्वसन के दौरान। अगला क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा में पूर्ण रूपांतरण कहलाता है वायवीय शोषण। क्या कहलाता है, वायवीय शोषण। मानव में कंदुक खलिका संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, कुल्हा का जोड़। ये कंदुक खलिका का उदाहरण होता है, कुल्हा का जोड़। अगला क्या है, दो हड्डियां एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, जैसे डैश वो कहलाता है, क्या कहलाता है, लिगमेंट कहलाता है, लिगमेंट कहलाता है। अगला है, अगला क्या है, इन हड्डियों में से कौन सा मानव कान का हिस्सा नहीं है, इनकस, मेलियस स्टेफेजी, इनकस फीमर। मानव कान का हिस्सा नहीं है। इन हड्डियों में से कौन सा मानव कान का हिस्सा, ये दोस्तों शायद फीमर होगा, क्योंकि फीमर जांघ में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कोशिकाओं की संख्या है, मानव में कोशिकाओं की संख्या होती है, मानव में कोशिकाओं की संख्या 32। क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन डाउट में रहता है। निम्नलिखित में से अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, स्कैपुला, स्कैपुला अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। अगला है, चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 14। चेहरे की कुल संख्या 14 होती है। हड्डियों, चेहरे में कितनी हड्डी होती है, 14, जिसे हम इंग्लिश में फेस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ केवल दिशा में हिलाया जा सकता है, और हिंज संधि, कौन, हिंज संधि। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर कितना, 62। क्या है, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है, सबसे फीमर। ये सबसे लंबी और भारी हड्डी ये कहाँ होता है, हमारी जांघ में होता है, फीमर। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताएं। ये जो है जबड़े की हड्डी, केवल यही मानव खोपड़ी में हड्डी को हिलता है, बाकी कोई हड्डी अपने स्थान परिवर्तन नहीं, मतलब इधर उधर नहीं, पूरा अस्थिर हड्डी है। मानव खोपड़ी जो है, इसको छोड़ के आप किसी को हड्डी, जैसे मस्तिष्क का हो गया, फेस का हो गया, नाक, ये सब हड्डी हिलती नहीं है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है, फिबुला। ये कहाँ होती है, पैर में होता है, टिबिया और फिबुला। हाँ जाए छिए। रक्त में प्रोटीन और हार्मोन होता है, रक्त में प्रोटीन और हार्मोन। टेंडल गैर रेशेदार ऊतक और नाजुक होता है, क्या, ओके। अगला क्या है, तो अभी देख सकते हैं हमको पानी लाने के लिए बुलाए थे, मैंने बिस्लरी वाटर लाने जाएंगे, तो जल्दी से क्वेश्चन को हम 100 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो अगला क्या है, उपास्थि किस में नहीं पाया जाता है, उपास्थि ब्रिक में नहीं पाया जाता है। ब्रिक यानी किडनी को ही ब्रिक बोलते हैं। और अस्थि समृद्ध होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, कैल्शियम और हड्डी जो है
ये बना किसका होता है? कैल्शियम का और फास्फोरस का बना होता है हमारी हड्डी। ऐच्छिक पसलियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? अंग में ऐच्छिक पसलियाँ ऐच्छिक पसलियाँ का मतलब हुआ जो हड्डी को हम अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर हिला सकते हैं, उसे ऐच्छिक हड्डी का पेशियाँ कहते हैं। जैसे हम इच्छा के अनुसार अपने धड़कन को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका शरीर के उपास्थि ऊतक में पाई जाती है? कौन पाई जाती है? क्रोड्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? ये कहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है पता है आपको? ये पेट में होता है और इसका सूत्र क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित करता है और प्रभावी बनाता है। और अगला इसका कार्य है यह बैक्टीरिया को मार डालता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश करता है। जो भी बैक्टीरिया जो हमारे काम लायक नहीं है उसको ये मार डालता है। कौन मार डालता है? HCl। मतलब क्योंकि ये अम्लीय है इसलिए जब उल्टी होता है हमको तो हमारे मुंह में जलन सा कुछ महसूस होता है, क्योंकि वो पेट से बाहर आता है और पेट में वो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 71। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं अग्नाशय में? ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, इमाइलेज, कार्बोक्यूपेटिडेज, ये सब कहाँ होता है? अग्नाशय। अगला क्या है? अग्नाशय कहाँ होता है? अग्नाशय हमारे पेट के जस्ट नीचे होता है अग्नाशय। अगला है एक दंत स्थिति जो डैश के अत्यधिक सेवन के कारण दंतों का इनेमल में देखा गया, जिसे दंत अक्ष चित्र दिखाई देते हैं, जिसे फ्लोराइड कहते हैं। क्या? फ्लोराइड। दंत क्षय का भी कारण शायद यही है, फ्लोराइड। अगला क्या है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इससे हम शॉर्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन को बताए थे। तो अगला क्या है? हमारे शरीर के किस अंग में भोजन अवशोषित होता है? भोजन अवशोषित कहाँ होता है? छोटी आंत में भोजन अवशोषित होता है। तो और बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बड़ी आंत क्या कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मनुष्यों में लैक्टाइल डैश में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? इलियम में लैक्टाइल पाए जाते हैं। किस में? इलियम में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? 76 में एंटेरोकाइनेस डैश के रूपांतरण में मदद करता है। किस में मदद करता है? ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनाने में। ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनाने में यह मदद करता है। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है 77। मानव आमाशय में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें है वे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एक पाचक एंजाइम छोड़ता है। ये ग्रंथियां आमाशय की दीवारों में मौजूद होती है। मतलब ए और बी दोनों सही होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 18 साल के लड़के राहुल का डेंटल फार्मूला क्या है? मतलब वयस्क मनुष्य का डेंटल फार्मूला क्या है?
2123 बाय 2123। ये डेंटल फॉर्मूला है। मतलब दो का मतलब क्या हुआ, 2 1 मतलब एक क्रीन, मतलब हमारे आगे में 2 दांत एक साइड, 2 मतलब आगे में 8 दांत होता है। कितना, सभी में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 32 पूछ जाएगा। 2 में मतलब 8 दांत आगे में होता है, 4 मतलब चीरने फाड़ने क्रीन रदनक जो है 4 वो होता है। कितना, 8 4 12, ये फिर 8 उसके जस्ट अग्र चवर्णक, ये 8 होता है अग्र चवर्णक, 12 8 कितना हो गया 20, और 3 चवर्णक होता है 3, 8 4 तिया 12, 20 और 12 कितना हो गया 32। ये सब हमारे इतने 32 दांत हमारे मुंह में होते हैं। और पूरे जीवन काल में हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं आप ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव दंत की विशेषता नहीं है? ये जो है समदंती मानव दंत की विशेषता नहीं है। अगला है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ तो है इनेमल, हमारे दांत में जो होता है इनेमल, ये सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्या? पेरोटिड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है अपेंडिक्स मौजूद होता है कहाँ होता है? अंधनाल। अपेंडिक्स, अंधनाल, यह हमारे शरीर का मतलब क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। इसे काट के हटा भी देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगला क्या है? लार की मात्रा कितना होते हैं? 1000 ml। कितना? 1000 ml लार की मात्रा होती है। अगला है वायु नली में डैश भोजन के प्रवेश को रोकता है। कौन भोजन के प्रवेश को रोकता है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स ये हमारे सांस की जो है हमारे मुंह में सांस की नली और खाने की नली दोनों एक साथ होकर ही गुजरती है, इसलिए खाना को सांस की ओर जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। अगला है मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पचता है? कौन पचता है? स्टार्च लार की सहायता से पचता है। तो अगला क्वेश्चन है मानव जीव का कड़वाहट के प्रति संवेदनशील क्षेत्र पश्च भाग, मतलब कड़वाहट जो है सबसे पिछले भाग में होता है। एंजाइम, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ जो जीवित प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है वे है क्या? प्रोटीन। वो क्या है? प्रोटीन है। एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? वे जैविक उत्प्रेरक, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, सही बात है। वे अपना कार्य एक जगह पर करते हैं, अपना कार्य एक जगह पर करते हैं, उसका उत्पादन किया जा सकता है। एंजाइम का उत्पादन किया जा सकता है, वो अपने कार्य एक जगह पर करते हैं। इसका दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन स्टार्च से ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस में शामिल एंजाइम है। कौन है? इमाइलेज। इमाइलेज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं क्या कहता है। उत्प्रेरित ये है ना। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है? कौन करता है?
जाइमेस। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, ए में मानव शरीर सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ है। सही बात, मानव सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ये सेल्यूलोज कौन पचा सकता है, केवल जंतु, मतलब हमारे गाय भैंस बकरी ये सब सेल्यूलोज को पचा सकते। सेल्यूलोज कहाँ होता है, पेड़ पौधे में होता है सेल्यूलोज। अगला है कारण, मानव शरीर में स्टार्च अपेक्षीय एंजाइम डायस्टेज पाया जाता है। क्या है, ये दोनों सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे भोजन के सभी प्रोटीन छोटी आंत में पचते हैं। हमारे भोजन के सभी प्रोटीन छोटी आंत में पचते हैं, नहीं, शुरू से ही मुंह ही स्टार्ट हो जाता है पचना। अगला है, अग्नाशय से प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में छोड़ता है। ये बात सत्य है क्या, ये सही बात है, अग्नाशय छोड़ देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय मतलब पेट में शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 96, मानव शरीर में वसा के पचने में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है, होती है। अगला कह रहा है, लीवर दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। ये गलत बात है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्र में पाचन एंजाइम नहीं है। ये जो है गैस्ट्रिड, ये पाचन एंजाइम नहीं है। अगला है, मानव शरीर में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न कहाँ होती है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया संपन्न होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड से परिवर्तित करता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड से कौन परिवर्तित करता है, पेप्सिन। अगला है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। ये गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्या, एक और दो सही है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको अगला किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। बायोलॉजी का हम आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अभी हमको पानी लाने भी जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपका अगर इच्छा हो तो। बाकी अगर अच्छा ना लगा हो तो उसमें प्रयास करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास पहुंचा सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।